हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक एंड सेव मनी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 9 पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल, कि वो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, कि वो क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है, कहीं जंक स्टॉक तो नहीं है। उसके बेसिस पे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा और वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा जिस वेबसाइट पे आप ये सारे फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। हमें सबसे पहले देखना है कि जो हम स्टॉक सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट उसकी अच्छी नहीं है तो जो भी आप फंडामेंटल पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे उसको वो मैनिपुलेट कर सकती है। तो आपको उसको एनालाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक आप येस बैंक देखिए, DHFL देखिए, इनके सारे फैक्टर्स अच्छे थे बट इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो आज आप देख रहे हैं स्टॉक की क्या हालत होगी। 400 रुपये से 15 रुपये पे येस बैंक आ गया है, DHFL 600 रुपये से भी 15-20 रुपये पे आ गया है। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप उसको गूगल में चेक कीजिए, न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़ चैनल देखिए। आप गूगल में डाल सकते हैं उस कंपनी का नाम और फ्रॉड लिखेंगे तो कुछ अगर फ्रॉड होगा तो उसमें आ जाएगा। तो आप उस कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में 4-5 हज़ार कंपनीज है, तो आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उस कंपनी से दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। आप उस कंपनी का पिछले 5 साल या 10 साल का देखिए कि सेल्स ग्रोथ कैसा है। मिनिमम 8 to 10% मेरे हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। अगर वो रेगुलरली 8 to 10% प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिखा रही है तो कंपनी ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं सेल्स ग्रोथ को देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है बट सेल्स ग्रोथ को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है। तो आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, वो भी मिनिमम 10% मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बट सेल्स ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों देख सकते हैं, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 10% अगर ज़्यादा है तो हमारा ये फिल्टर भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर वो होते हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की होती है। मेरे हिसाब से प्रोमोटर की जो मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए 40% होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कम प्रोमोटर की होल्डिंग होगी तो वो उसमें डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो अगर प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है तो वो कंपनी को अच्छे से रन करेगा और हमारा स्टॉक प्राइस अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि जो जो भी उसका प्रोमोटर है या ओनर है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उन सबका जो पैसा होता है उसको इक्विटी बोलते हैं। और उस इक्विटी पे जो ईयर में रिटर्न जनरेट करती है कंपनी, उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। सपोज हमारा एट द स्टार्टिंग में हमने किसी कंपनी में 100 करोड़ पे लगाए, तो हमारा 1 साल बाद उस पर अगर हमने 10 करोड़ पे जनरेट कर लिए तो हमारा ये रिटर्न ऑन इक्विटी 10 करोड़ पे हो गया। ये नेट प्रॉफिट होता है। तो मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 15% होना चाहिए, क्योंकि 10-12% तो हमें म्यूचुअल फंड से ही रिटर्न मिल जाता है। तो हम क्यों कंपनी खोलेंगे और उसमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी कंपनी को रन करने में, तो हमें क्यों इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। हम सिंपली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से 15% रिटर्न निकाल लेंगे। तो इसलिए मिनिमम 15% ROE होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी का। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल में क्या होता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसी की तरह ही है, बस उसमें हमारा इक्विटी पे रिटर्न हम देखते हैं। इसमें इक्विटी प्लस डेट, जो कंपनी ने डेट ले रखा है इक्विटी के अलावा, वो भी ऐड हो जाता है और टोटल हमारा कैपिटल पे रिटर्न देखा जाता है। तो जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल है वो मिनिमम मेरे हिसाब से 12% होना चाहिए। अगर 12% किसी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल है तो कंपनी मेरे हिसाब से ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। किसी भी कंपनी, जो अच्छी कंपनी है, उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होनी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है कि जो इक्विटी मैंने अभी आपको बताया, जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है उस कंपनी में, वो और हमारा जो हमने डेट ले रखा है
किसी मतलब बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो लोन ले रखा है, तो डेट अपॉन में इक्विटी, उसे बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये कम से कम होनी चाहिए। वैसे 0.5 से कम हो तो ज़्यादा बेटर है, बट मिनिमम 1 से कम तो होनी चाहिए। तो क्योंकि क्या होगा कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा, यानी कि डेट कम होगा, तो कंपनी के बैंकरप्ट होने के चांसेस कम है। कल को कुछ बुरा टाइम आ जाता है, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया था। तो अगर डेट नहीं होगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा, तो वो अपना सस्टेन कर सकती है। तो मेरे हिसाब से जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम होनी चाहिए। अगर 0.5 से कम होती है, 0 होती है, तो डेट इज़ मोर बेटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में टोटल रेवेन्यू। यानी कि अब जैसे हम टाटा स्टील की बात करें कि टाटा स्टील ने खाली स्टील से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। हमें इंटरेस्ट से क्या इनकम आ रही है या फाइनेंस से क्या इनकम आ रही है, उससे हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ अपना जो मेन बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ओपीएम से हमें पता लगता है कि जो कंपनी है बाकी जो हमारे उसके पीयर्स हैं या कंपटीटर्स हैं उसके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर उसका ओपीएम अच्छा है बाकी कंपटीटर से, तो इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, वो बाकी कंपनियों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये देखिए, ये टोटल रेवेन्यू है किसी कंपनी का, और बाकी एक्सपेंसेस उसमें से हम माइनस कर देंगे, जो कि सैलरीज है, आपका रेंट है, डिप्रिशिएशन है और रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो ये आप माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मिनिमम जो हमारा ओपीएम है, मेरे हिसाब से मिनिमम 15% होना चाहिए, तो डेट वुड बी बेटर। एंड फिर लास्ट पॉइंट है, ऑप्शनल है, वो आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, कि जो कंपनी है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को में डिवाइड कर देती है, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड से क्या होता है कि अगर हमारी जो स्टॉक है वो अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा, तो 4-5% अगर हमें डिविडेंड उसका साल का मिल रहा है, तो भी हम एफडी के रिटर्न को बीट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको अब एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक साइट है स्क्रीनर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसमें टीसीएस को सिलेक्ट किया है। टीसीएस का आपको मैनेजमेंट पता ही है, टाटा है, जो कि एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप आरओसी देखेंगे, यहाँ 47% है, जो कि बहुत अच्छी है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 72% है। आरओई देखेंगे 35% है। प्लेज परसेंटेज सिर्फ 3% है। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1% है, बट है एटलीस्ट, जीरो नहीं है। देखिए, सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की 10 ईयर्स की लास्ट 18% है, 5 ईयर्स की 11% है, 3 ईयर्स की 10% है। तो जो हमारा जो क्राइटेरिया था 10% से ज़्यादा, वो फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 10 ईयर्स की 17% है, 5 ईयर्स की 11% है। और ये देखिए, स्टॉक प्राइस भी हमारा प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से ही मूव करेगा। अगर हमारा स्टॉक जैसे 10 साल में 17% प्रॉफिट पर ईयर का जनरेट कर रहा है, तो हमारा स्टॉक प्राइस भी पर ईयर 17% इंक्रीज होगा। 5 ईयर में 11% है, तो यहाँ पे 5 ईयर में 19% हमारा पर ईयर प्रॉफिट स्टॉक प्राइस में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 37% है, 5 ईयर्स में 35% है। तो ये सब चीज़ें आप इस साइट पे चेक कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपको ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए अगर क्लियर होते हैं, तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं, जयप्रकाश एसोसिएट्स का। अब देखिए, इसका आरओसी देखिए आप, नेगेटिव में है। नेट सेल्स देखिए नेगेटिव में है, रेड में है सारा। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए आप, सब नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए -80, -45%, -65%। ये पिछले 6 साल 7 साल से नेगेटिव में चल रही है। तो हम क्यों ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे?
यहाँ डेट देखिए आप, मैं 1 से कम कह रहा था, यहाँ पे 5, 10, 6, 26 है डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब प्रमोटर का पैसा तो इसमें है ही नहीं है, खाली डेट ही डेट है। फ्रेंड्स इस तरह आप सिंपली बड़े आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि उसका प्राइस कैसा है, ये पी रेशियो कैसी है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी को आप अगर कम प्राइस पे लेते हैं तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अगर लेकिन अगर आप महंगे प्राइस पे लेते हैं उसे तो थोड़ा कम रिटर्न जनरेट होगा। और इसके अलावा आपको स्टॉक को परचेज़ करने से पहले उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम 5 मिनट में उसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। और पी रेशियो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको देख सकते हैं। बट ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर ये मैं बताऊंगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।